हेलो। ओके, अगर कोई एक बच्चा जल्दी से वेरीफाई कर दे दैट यू कैन हियर मी एंड यू कैन सी द स्क्रीन एज वेल, सो दैट वी कैन स्टार्ट। जी आशीष की। सलाम वालेकुम सर। वाह साहब। यस सर, सब ओके है। ठीक। चले, अगर सारी चीजें जो है वो हो गया, अब आप मुझे सुन पा रहे होंगे। ठीक है, हमने लास्ट टाइम जिक्र कर दिया था बायोट सेवर्ट लॉ का, एम्पियर सर्किटल लॉ का। इसके अलावा हमने जिक्र किया था सोलेनॉइड का और टोरॉइड का। आज हम बिल्कुल ही एक डिफरेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, कुछ बातें शायद पुरानी जहनों में मौजूद हो कि फिजिक्स में लफ्ज इंडक्शन जो है ना, वो एबनॉर्मेलिटी के सेंस में यूज होता है। कोई भी ऐसी चीज जो एबनॉर्मल वे में हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, बॉडीज को चार्ज करने का तरीका क्या होता था? कंडक्शन। कि आप उनको किसी दूसरे मटेरियल से रब कर दें या किसी चार्ज बॉडी से कांटेक्ट में लेके आ जाएं। जब आपने कैपेसिटर पढ़ा तो आपने जो है वो चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ी, कि एक चार्ज प्लेट को दूसरी चार्ज प्लेट से या एक चार्ज बॉडी को दूसरी चार्ज बॉडी से, इवन अगर आप डिस्टेंस पे भी रखें तो उससे भी आप चार्जिंग जो है वो कर सकते थे, जिसको आपने नाम दिया हुआ था किसका? इंडक्शन का। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? देखिए, नाम से जाहिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है कि आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे किसी एबनॉर्मल वे से। अब वो एबनॉर्मल वे क्या है? देखिए, फिजिक्स चलती है रिवर्स इंजीनियरिंग के ऊपर। रिवर्स इंजीनियरिंग से क्या मुराद है? याद है जब बीना कॉज अल्फा पढ़ा तो हमने कहा करंट कॉजेस रोटेशन। जब हमने बीना कॉज अल्फा पढ़ा तो हमने पढ़ा करंट कॉजेस रोटेशन। तो अब इसका रिवर्स क्या होना चाहिए? रोटेशन कॉजेस करंट। इसी तरीके से जब हमने एफ इक्वल आई एल बी साइन थीटा पढ़ा तो हमने कहा कि अगर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे, अगर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे तो उसके मूव करने, या एक कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो कंडक्टर मूव करेगा, जो एफ इक्वल आई एल बी साइन थीटा वाला उसूल है। हमने इसका रिवर्स किया। हमने कहा अगर आप कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर दें तो आपके पास करंट जनरेट हो जाएगा। तभी हमने कहा कि साइंस जो है वो रिवर्स इंजीनियरिंग पे चल रही है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसका उसूल क्या है? अगर मेरे पास एक नॉर्थ पोल है, लेट्स से कुछ थोड़ा सा इसे अगर बेहतर कर लें, फर्ज कर लें ये मेरे पास नॉर्थ है, बिल्कुल इसके नीचे जो है वो साउथ पोल मौजूद है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। हमें मालूम है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा मूव करती है नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ। तो ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गई, जिसको मैं नाम दे देता हूं किसका? बी का। मैंने एक काम किया। मैंने काम ये किया कि मैंने एक कंडक्टर लिया, और वो कंडक्टर जो है वो रेक्टेंगुलर कॉइल की शक्ल में है, और वो कॉइल जो है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, वो कॉइल जो है वो कुछ ऐसा है। इस कॉइल में बहुत सारी साइड्स होंगी, तो लेट्स से मैं इनको नाम दे देता हूँ, साइड ए, साइड बी, साइड सी और साइड डी। आपने सिर्फ फोकस करना है साइड ए बी को, जिसको मैं थोड़ा सा जो है वो हाईलाइट कर देता हूं, ताकि आपको जो है वो याद रहे कि मैं सिर्फ और सिर्फ साइड ए डी की बात कर रहा हूं। अब एक काम करते हैं, इस पूरे कॉइल में कहीं पर कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है। इस पूरे कॉइल में कहीं पे भी कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है। अगर यहाँ पर कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉइल के अंदर कोई करंट नहीं होगा। लेकिन क्योंकि कॉइल जो है वो कंडक्टर है, अगर वो कंडक्टर है इट मींस दैट इट मस्ट बी हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली ट्रेवल कर रहे होंगे। और फिर वो रैंडम से, आपको जुमला याद होगा, मैंने टेस्ट में एमसीक्यू में भी पूछा था कि जितने इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जा रहे होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन अपोजिट जा रहे होंगे। तो जो नेट फ्लो ऑफ चार्ज है, जो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
वो नेट फ्लो ऑफ चार्ज, वो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास जीरो बन जाएगा, करंट जीरो बन जाएगा। यानी अगर मुझे इस कंडक्टर के अंदर करंट चाहिए तो मुझे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को सेम बनाना है, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को सेम बनाने का तरीका क्या होगा? आप सेल लगा दें, बैटरी लगा दें, ताकि पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तमाम इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन सेम बन जाएगी, जैसा हमने ओम्स लॉ में किया था कि बैटरी कनेक्ट की थी। यहां पर हम बैटरी कनेक्ट नहीं करते, यहां हम क्या करेंगे, हम इस कॉइल को बाहर की तरफ पुल करेंगे। तो अब जरा ये गौर से सुनिएगा ताकि पहली अटेम्प्ट में जो है वो आपको सारी बातें समझ में आए। मैंने क्या किया, मैंने इस कॉइल को बाहर की तरफ पुल किया, तो मैंने एक फोर्स लगाई। ठीक, ये फोर्स क्या करेगी, ये फोर्स जो है वो कॉइल को बाहर निकालेगी। जब कॉइल को बाहर निकालेगी तो मैं जो कंडक्टर है, जिसको मैंने येलो कलर से जो है वो हाईलाइट किया हुआ है, मैं इसको बाहर निकालता हूं, और बाहर निकालने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया। ठीक, ये वही येलो कंडक्टर है जो मैंने लेफ्ट पे बनाया हुआ है, मैंने इसको बाहर निकाला और मैंने बाहर निकाल के इसको जूम कर दिया। अब क्या होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे, जो अपनी अपने हिसाब से रैंडम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे थे, जब आप कंडक्टर को बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन रैंडम तो है, लेकिन अब ये सब के सब आपको इस डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपने कंडक्टर को बाहर की तरफ निकाला है। तो जो साइड एडी है वो लेफ्ट मूव करेगी, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन अब उन सब के पास एक लेफ्टवर्ड वेलोसिटी जरूर होगी। यहाँ पर मौजूद है नॉर्थ, यहाँ पर मौजूद है साउथ, चार्जेस मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक, तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगी। अगर आप उस फोर्स की डायरेक्शन को निकालना चाहते हैं, क्योंकि चार्जेस जो है वो मूव कर रहे हैं, अगर आप उस फोर्स की डायरेक्शन को निकालना चाहते हैं तो आप उसके लिए जो है वो इस्तेमाल करेंगे क्या? राइट हैंड रूल। ठीक है, आप उसके लिए इस्तेमाल करेंगे क्या? राइट हैंड रूल। जब आप राइट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता ही चलेगा कि वो तमाम चार्जेस जो रैंडम जा रहे थे, मैं अब चार्ज कह देता हूँ क्योंकि राइट हैंड रूल पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है, वो इलेक्ट्रॉन से कंफ्यूज ना हो जाए। वो तमाम चार्जेस जो इस कंडक्टर में अब लेफ्ट की तरफ जाएंगे, उन सब पे एक फोर्स लगेगी, कहां पर? ए से डी की तरफ। तो वो सब के सब जो पहले रैंडम ट्रेवल कर रहे थे, वो ए से डी की तरफ ट्रेवल करने लगेंगे। आपको लगेगा कि करंट जनरेट हो गया। ये फैराडे लॉ का वो हिस्सा है जो आपने डेफिनेटली सेकेंड फिजिक्स के अंदर जो है वो पढ़ रखा है, कि जब भी किसी किसी कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो मूव करवाएंगे, तो उस कंडक्टर में मौजूद इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाएगी, जो फोर्स आप किससे निकालते थे? एफ इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा से। ठीक है, ये जो मैंने रेड से फोर्स बनाई है ना, ये कौन सी फोर्स है? जो एफ इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा वाली फोर्स है। जो ब्लू फोर्स है, ये वो फोर्स है जो आप एग्जर्ट कर रहे हैं। जो ब्लू फोर्स है, ये वो फोर्स है जो आपने एग्जर्ट की। जो रेड फोर्स मैंने बनाई है, ये वो फोर्स है जो मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस किया करते हैं। ठीक, यानी आपने कंडक्टर को मूव करवाया, करंट जो है वो जनरेट हो गया। ठीक, अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि आप कंडक्टर को मूव करवाएं। आपने इंडक्शन की कई टेक्निक पढ़ी, आपने एक ईएमएफ पढ़ा जिसको आप मोशनल ईएमएफ कहते थे, जो कंडक्टर की मोशन की वजह से था। जब आपने फ्राइडे लॉ पढ़ा तो आपने ये कहा कि आप अगर फ्लक्स भी चेंज कर देंगे तो इंडक्शन हो जाएगी। और अगर वो लॉ आपके जहन में है, तो फ्राइडे लॉ क्या कहता था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते थे, तो यहाँ पे एक अदद कांस्टेंट आ जाता था, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। और ये जो कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट होता था नंबर ऑफ टर्न्स, एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। यहां से आपने फ्राइडे लॉ की जो है वो स्टेटमेंट जो है वो बनाई हुई थी, वो क्या? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और फिर आप क्या कहते थे? इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट ओनली टिल फ्लक्स इज चेंजिंग and becomes zero when flux becomes constant। क्यों? जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से, अगर आपने फ्लक्स को जो है वो कांस्टेंट बना दिया, तो आपके पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जो है वो जीरो बन जाएगी। अब यहां पर एक माइनस साइन लगाई जाती थी। वो माइनस साइन लगाई जाती थी एक दूसरे लॉ की मदद से, और वो लॉ कौन सा हो सकता था आपके पास? लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ इज बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में लेंजेस लॉ की हैसियत वैसी है जैसे मैकेनिक्स में जो है वो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की होती थी। आपने शायद ये प्रूव भी पढ़ रखा हो कि लेंजेस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम लेंजेस लॉ को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा करते थे। अब लेंजेस लॉ क्या था? लेंजेस लॉ ये कहता था इंड्यूस करंट ऑलवेज opposes the cause which has produced it. Always opposes the cause which has produced it का सिर्फ मतलब समझ लीजिए। अगर जब आप इस F इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा की बात करते हैं, अगर आपको अब डायग्राम में फोर्स नजर आ रही है, करंट मूव करेगा, ठीक है, करंट मूव करेगा। इस करंट के नतीजे में ये जो साइड ए बी थी ये बन जाएगी करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और अब इसके ऊपर एक फोर्स और लगेगी जिसकी वैल्यू आप किससे निकालते थे? आई एल बी साइन थीटा से। आप नोट क्या करेंगे कि जो करंट का कॉज है वो ये ब्लू वाली फोर्स है जो कॉइल को बाहर निकाल ली है। तो जो एफ इक्वल आई एल बी साइन थीटा है उसकी डायरेक्शन बनेगी टूवर्ड्स राइट। उसकी डायरेक्शन आपके पास बन जाएगी क्या? टूवर्ड्स राइट, कुछ इस तरह। जो कॉइल को वापस अंदर ले जाना चाहिए। क्यों? इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा अपने कॉज को अपोज करता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा अपने कॉज को अपोज किया करता है। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉज है कि आप कॉइल को बाहर निकाल रहे हैं तो इंड्यूस करंट चाहेगा कि कॉइल वापस अंदर जाए। ठीक, अगर इंड्यूस करंट का कॉज है कि आप कॉइल को अंदर मूव कर रहे हैं तो इंड्यूस करंट चाहेगा कॉइल वापस जाए। अगर इंड्यूस करंट का कॉज है कि आप कॉइल को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, अगर इंड्यूस करंट का कॉज है कि आप कॉइल को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो इंड्यूस करंट चाहेगा कि कॉइल एंटी क्लॉकवाइज जाए। अगर इंड्यूस करंट का कॉज है कि आप कॉइल की स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो इंड्यूस करंट कॉइल की स्पीड को कम करना चाहेगा। अगर इंड्यूस करंट का कॉज है कि आप कॉइल की स्पीड को कम कर रहे हैं तो इंड्यूस करंट कॉइल की स्पीड को बढ़ाना चाहेगा। तो आसान सा जुमला याद कर लें, इंड्यूस करंट ऑलवेज ऑपोजिट द कॉज विच हैज प्रोड्यूस्ड इट। इंड्यूस करंट हमेशा उस कॉज को अपोज किया करता है जिसकी वजह से वो जनरेट हुआ। और यही आपके पास कहलाता था लेंजेस लॉ। तभी हम यहाँ पर एक नेगेटिव साइन लगाते हैं। इस नेगेटिव साइन का मैग्नीट्यूड से ताल्लुक नहीं, ये नेगेटिव साइन आपको ये बता रही है कि इंड्यूस करंट is always opposes the cause which has produced it. अब अगर आप इस इंडक्शन की बात करें तो हमने थोड़ा सा फ्राइडे लॉ का जिक्र किया, हमने लेंजेस लॉ का जिक्र किया। आपने दो तरह की इंडक्शंस पढ़ी। एक आप पढ़ते थे सेल्फ इंडक्शन और एक आप पढ़ा करते थे म्यूचुअल इंडक्शन। अगर हम शुरू करें म्यूचुअल से, जब आप बात करते हैं किसकी? म्यूचुअल इंडक्शन की, तो नाम से सारे म्यूचुअल, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, भामी जिसे आप उर्दू में कहते हैं। तो जब लफ्ज आप म्यूचुअल की बात करेंगे तो इसका मतलब आप एक कॉइल की बात नहीं करेंगे, आप डेफिनेटली जो है वो दो कॉइल्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट करें, मेरे पास एक कॉइल ये रहा, इस कॉइल से मैंने एक सेल कनेक्ट किया, बैटरी, पावर सप्लाई, जो नाम देना चाहे दे दें। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैंने यहां बनाई है दिस इज डीसी, दिस इज डायरेक्ट करंट सोर्स। तो अगर ये डायरेक्ट, चलो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको फिलहाल ऐसे ही कनेक्ट कर देता हूं। अब क्या होगा? सोलेनॉइड है क्योंकि करंट पास हो रहा है। जब करंट पास होगा तो ये सोलेनॉइड जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ ऐसी बनेगी, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। और अगर आपको वो सारी अजम्पशन याद हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इनसाइड द सोलेनॉइड स्ट्रॉन्गेस्ट होती है और ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होती है। ठीक, हमारे पास जो है वो ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने क्या किया, मैंने इसके करीब एक कॉइल और लाके रखा। वो कॉइल कुछ इस तरह का है, वो कॉइल ये ना, इस कॉइल के साथ मैंने लाके कनेक्ट कर दिया गैल्वानोमीटर या एमीटर। ठीक, अब आप नोट क्या कर रहे हैं, जब ब्लू वाले कॉइल से करंट पास होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड वो बनाएगा वो नेबरिंग कॉइल से भी पास होगी, क्योंकि अब दो कॉइल का जिक्र है तभी ये म्यूचुअल है। अब होगा क्या, क्योंकि जो करंट सोर्स है वो डायरेक्ट है, डायरेक्ट करंट का मतलब करंट कांस्टेंट है। सोलेनॉइड के लिए हमें फॉर्मूला याद है, बी बराबर होता था बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अगर ये करंट आपके पास कांस्टेंट है
तो आपके पास अगर मैं इस आई को यहाँ पर मेंशन कर दूं कि दिस आई इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब है कि जो बी मेरे पास है ये भी कांस्टेंट, और ये हमने कल ही डिस्कस किया है। फिर अगर आपसे कहा जाए कि आप फ्लक्स निकालें, तो आपको मालूम है फ्लक्स बराबर होता है बी डेल्टा ए के। डेल्टा ए कौन से लिए रहेगा, क्योंकि मैं ब्लू वाले कॉइल की बात कर रहा हूँ। तो जो एरिया होगा वो आप इस कॉइल का लेंगे, यानी ये वाला जिसको मैंने एक टर्न को जो है वो पूरा डार्क कर दिया, ताकि इस डार्क से आपको ये पता चल सके कि आपको इसका जो है वो एरिया कंसिडर करना है। आप बी को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको जो फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि करंट कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, फ्लक्स कांस्टेंट है, फ्लक्स कांस्टेंट है, तो कोई इंडक्शन नहीं होगी। क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने स्टेटमेंट बताई, द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट ओनली टिल फ्लक्स इज चेंजिंग एंड बिकम जीरो व्हेन फ्लक्स बिकम्स कांस्टेंट। इसका मतलब रेड के अंदर कोई इंडक्शन नहीं है। अब क्योंकि ये डायरेक्ट करंट है, तो इस करंट को चेंज करने के लिए हमने क्या किया, हमने यहां पर रियोस्टेट कनेक्ट कर दिया। ये जो सिंबल अब मैंने बनाया, ये सिंबल है किसका, रियोस्टेट का। ये रियोस्टेट क्या करेगा, इस रियोस्टेट की मदद से आप करंट को चेंज करेंगे। करंट की वजह से फील्ड चेंज होगी, फील्ड की वजह से फ्लक्स चेंज होगा, ब्लू वाले कॉइल का भी, रेड वाले कॉइल का भी। लेकिन जो कुछ आप कर रहे हैं वो सब ब्लू वाले के साथ कर रहे हैं, लिहाजा इस कॉइल को हम नाम देते हैं क्या, प्राइमरी कॉइल। और ये जो रेड कॉइल है ये आपके पास कहलाता है क्या, सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल को आपने बैटरी या सेल से कनेक्ट किया हुआ है, प्राइमरी कॉइल के साथ जो है वो एक अदद रियोस्टेट जो है वो कनेक्टेड है, जिससे आप करंट चेंज करेंगे। अगर आप यहाँ पर डीसी की बजाय एसी करंट इस्तेमाल कर लेते, आपको रियोस्टेट की कोई नीड नहीं थी, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी वैल्यू को खुद चेंज कर रहा होता है, और हमें सिर्फ करंट को चेंज करना है ताकि फील्ड चेंज हो सके। तो ये ध्यान में रखिएगा, अगर आपने रियोस्टेट लगाया, इनफैक्ट अगर आपने एसी सप्लाई लगाई, तो आपको रियोस्टेट की नीड नहीं है। अगर आप डीसी लगाएंगे तो आपको रियोस्टेट की नीड होगी। अब क्या होगा, जब आप प्राइमरी का करंट चेंज करेंगे, तो अब मैं एक काम करता हूं, मैं सिर्फ स्टेप्स लिखता हूं। वो स्टेप्स क्या है, मैंने रियोस्टेट को चेंज किया, रियोस्टेट को चेंज करने से करंट चेंज होगा, और आपकी आसानी के लिए मैं इस करंट को आईपी कह देता हूं। क्यों आईपी कह रहा हूं, क्योंकि प्राइमरी कॉइल के अंदर है। आईपी चेंज होगा, आईपी चेंज होने से फील्ड चेंज हो जाएगी, आईपी चेंज होने से फील्ड चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो फील्ड प्राइमरी में है वही सेकेंडरी में है, लिहाजा मैं जो हूं वो बी के साथ कोई सबस्क्रिप्ट नहीं लगा रहा। फील्ड चेंज होने का मतलब है आपके पास फ्लक्स चेंज हो जाएगा। जैसे ब्लू का फ्लक्स चेंज होगा, आपके पास रेड का भी फ्लक्स चेंज होगा, यानी रेड कॉइल के अंदर होगा चेंज इन फ्लक्स। इस चेंज इन फ्लक्स की मदद से प्रोड्यूस होने वाला है क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। लेकिन अब मैं किस फ्लक्स की बात कर रहा हूं, जो सेकेंडरी में चेंज हुआ। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स भी सेकेंडरी के, ये फ्लक्स भी सेकेंडरी का, टाइम दोनों के लिए सेम रहेगा, क्योंकि जितनी देर आप प्राइमरी में चेंज इंड्यूस करेंगे वही चेंज सेकेंडरी में भी आएगी। अच्छा, अगर दोनों कॉइल के क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तो आप कह सकते हैं सर जितना चेंज ऑफ फ्लक्स प्राइमरी में होगा वही चेंज ऑफ फ्लक्स सेकेंडरी में भी होगा। तो इस तरह आप प्राइमरी के करंट को चेंज करके सेकेंडरी में इंड्यूस ईएमएफ जनरेट कर लेते हैं। तभी आपने यहाँ पर हर सिंबल के साथ सब स्क्रिप्ट में एस लिखा है कि सेकेंडरी के लिए। इसी इक्वेशन की आप एक फॉर्म और भी पढ़ते थे, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी इज माइनस एम डेल्टा आईपी ओवर डेल्टा टी। इस इक्वेशन में आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने खासतौर पर आई के साथ पी लिखा है, क्योंकि डेल्टा आई पी का मतलब है चेंज ऑफ करंट, और ये चेंज ऑफ करंट सेकेंडरी में नहीं है, ये चेंज ऑफ करंट आपके पास जो है वो प्राइमरी कॉइल में है। तो जब आप म्यूचुअल इंडक्शन की बात करेंगे, तो आप इन दो इक्वेशंस की जो है वो बात करेंगे। जी जी साइमन, आप कुछ पूछना चाह रहे अस्सलाम वालेकुम सर। हैं, वांसला। सर मैं पूछना था, जो सेकेंडरी में जो करंट करंट प्रोड्यूस होगा वो अपनी डायरेक्शन प्राइमरी के करंट के डायरेक्शन के साथ ही चेंज करेगा। अच्छा, अब जहां तक सवाल है सेकेंडरी करंट में प्रोड्यूस होने वाले करंट की डायरेक्शन, अब इस जुमले को गौर से सुनिएगा। जो सेकेंडरी कॉइल का करंट है, जिसको आप इंड्यूस करंट कहेंगे, जिसको मैं लेट से आईएस कह देता हूं, दिस इज इंड्यूस करंट ऑफ सेकेंडरी। इसकी जो डायरेक्शन है वो इस बात पर डिपेंड, वो प्राइमरी करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगी, वो प्राइमरी करंट के चेंज के ऊपर डिपेंड करेगी। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत क्लियरली सुनिएगा। अगर फर्ज करें
प्राइमरी कॉइल में आप करंट को बढ़ा रहे हैं, अगर आप प्राइमरी कॉइल में करंट को बढ़ा रहे हैं तो इंड्यूस करंट क्या चाहेगा? वो इंड्यूस करंट क्या चाहेगा? वो अपने कॉज को अपोज करता है। तो अगर आप किसी चीज को बढ़ा रहे हैं तो इंड्यूस करंट उसे कम करना चाहेगा, तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। अभी जब मैं सेल्फ इंडक्शन पे आऊंगा तो आपके लिए बात और ज्यादा आसान हो जाएगी कि एक ही डायग्राम में आप सब देखेंगे। आप सिर्फ इस बात को समझिए, जब मैं प्राइमरी के करंट को बढ़ाता हूं तो प्राइमरी का फ्लक्स बढ़ता है, तो सेकेंडरी का फ्लक्स बढ़ता है। अब सेकेंडरी का इंड्यूस करंट ऐसी डायरेक्शन में जाएगा कि सेकेंडरी का फ्लक्स, जो फ्लक्स का बढ़ना है, उस फ्लक्स के बढ़ने को क्या कर सके? कम कर सके। तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि जो इंड्यूस करंट है वो और प्राइमरी करंट के सेम होगा या अपोजिट होगा। हमें ये देखना होगा कि वो चेंज आई कैसे। मैं टॉपिक जो है वो पूरा वाइंड अप कर दूं, मैं एंड में जो है वो इस बात का खास तौर पे जिक्र कर दूंगा कि डायरेक्शन निकलती कैसे है। फिलहाल ये उसूल ध्यान में रखें कि इंड्यूस करंट हमेशा अपने कॉज को अपोज करेगा। इस सिनेरियो में जो बना हुआ है, अगर इंड्यूस करंट का कॉज है कि आपने फ्लक्स को बढ़ाया है, तो इंड्यूस करंट ऐसे ट्रेवल करना चाहेगा कि वो फ्लक्स को कम करे। आपने फ्लक्स को बढ़ाया कैसे? आपने प्राइमरी के करंट को बढ़ाया, प्राइमरी की फील्ड बढ़ गई, प्राइमरी की फील्ड बढ़ गई तो फ्लक्स बढ़ गया। अब जो इंड्यूस करंट है वो अपनी फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट करेगा, ताकि जो प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी के पास आके बढ़ रहा है, उस फ्लक्स के बढ़ने को क्या किया जा सके? कम किया जा सके। ठीक। अच्छा, अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दें, जब आप इन दोनों इक्वेशन को जो है वो इक्वेट करते थे तो आपके पास इक्वेशन कुछ ऐसी बनती थी, माइनस ns डेल्टा फाइस ओवर डेल्टा टी इक्वल माइनस m डेल्टा ip ओवर डेल्टा टी। माइनस से माइनस कैंसिल, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, आपके पास इक्वेशन बनेगी ns डेल्टा फाइस m डेल्टा ip। फिर आप कहते थे कि अगर फाइस था, आपने फाइस को रिड्यूस करके क्या कर दिया? जीरो। तो जो करंट आपके पास आईपी था वो भी रिड्यूस होके क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि फ्लक्स जो है वो प्राइमरी के करंट की वजह से, जो फ्लक्स है वो प्राइमरी के करंट की वजह से, अगर मैं प्राइमरी के करंट को जीरो कर दूंगा तो सेकेंडरी का फ्लक्स जीरो बन जाना है। इसका मतलब यह है कि जब एक वैल्यू जीरो जाती है, अब डेल्टा को सिर्फ क्वांटिटी लिख सकता नहीं, बन जाएगा ns फाइस इक्वल एम आई पी। शायद यहां से वो आपको एक टर्म याद आया जिसको आप नाम दिया करते थे किसका? फ्लक्स लिंकेज का। ठीक है, आपको जो है वो शायद एक इक्वेशन याद आ जाएगी जिस इक्वेशन को हम नाम दिया करते थे फ्लक्स लिंकेज का। ठीक, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपके पास अगर न्यूमेरिकल जो है वो आपके पास आता है म्यूचुअल इंडक्शन का, तो उस न्यूमेरिकल पे हमें कोई भी इक्वेशन जो अप्लाई करनी पड़ सकती है। डिपेंड करता है कि आपको डेटा कितना गिवन है। मैं क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व करवाऊंगा। आपको ये इक्वेशंस याद होनी चाहिए बिलखुसूस। इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी इज इक्वल टू माइनस ns डेल्टा फाइस ओवर डेल्टा टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी इज माइनस m डेल्टा ip ओवर डेल्टा टी। अब ये m क्या है? ये m कहलाती थी म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जिसका यूनिट जो है वो हेनरी हुआ करता था। ये आपके पास होता था क्या? म्यूचुअल इंडक्टेंस, या जिसको आप नाम दिया करते थे किसका? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का। ठीक, आपको म्यूचुअल इंडक्शन में ये बात, सारी बातें याद होनी चाहिए। जो बात जो सामने भी पूछी, हमारे पास अभी थोड़ा टाइम है, मैं सेल्फ इंडक्शन पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ एक चीज को जरा समझिएगा। फर्ज करें मेरे पास ये कॉइल है, ठीक है, इंडक्शन करवानी है ना, तो इंडक्शन करवाने के तो कई तरीके हो सकते हैं। आपको फ्लक्स चेंज करना होता है, मैंने यहाँ पर गैल्वानोमीटर लगा दिया डिटेक्शन के लिए। मेरे पास एक बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ है, ये इसका साउथ है। अब जुमला गौर से सुनिएगा। अगर मैं इस मैग्नेट को कॉइल के अंदर मूव करवाने की कोशिश करूं, अगर मैं इस मैग्नेट को कॉइल के अंदर मूव करवाने की कोशिश करूं, तो एक बात तय है, क्योंकि मैग्नेट कॉइल के करीब आ रहा है, फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ना चाहिए। फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इंडक्शन होगी, इंडक्शन होगी तो गैल्वानोमीटर आपको डिफ्लेक्शन दे देगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस रेड कॉइल के अंदर जो इंड्यूस करंट जनरेट होगा
उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो देखें, अगर ये आपके पास कॉइल है और इस कॉइल में करंट जो है वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, जो करंट है वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो मुझे सिर्फ एक काम करना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने। याद है, अगर आप एक सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते थे, वो राइट हैंड ग्रिप रूल होता था। राइट हैंड ग्रिप रूल क्या है कि फर्स्ट करें, ये आपके पास सोलेनॉइड है, आप इसको इस तरह अपने राइट हैंड में ग्रिप करेंगे, जो कर्ल ऑफ द फिंगर है, फर्स्ट कर लें ये आपकी फिंगर्स है और ये आपका थंब है, जो कर्ल ऑफ द फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करेगा, तो जो थंब है वो मैग्नेट के नॉर्थ को शो करेगा। जो थंब है वो आपके पास मैग्नेट के नॉर्थ को शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दी, फर्स्ट कर लें आपके पास ये फ्रेम था और ये आपके पास जो है वो इसके ऊपर टर्न्स है, करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखिए, जब मैं इस पर राइट हैंड रखूंगा तो मैं अपनी फिंगर्स को करंट के साथ अलाइन करूंगा। तो आप विजुअलाइज करेंगे अपने राइट हैंड को, अगर आप जो है वो किसी टैबलेट पे, आईपैड पे या किसी स्मार्टफोन के ऊपर देख रहे हैं, अपनी डिवाइस को अगर आप किसी सरफेस पे बिल्कुल फ्लैट हॉरिजॉन्टली रख दें और अपने राइट हैंड को इस तरह इस कॉइल पे रखें कि आपके फिंगर्स करंट के साथ हैं, तो आप नोट करेंगे थंब जो है वो लेफ्ट की तरफ होगा, जो थंब है वो लेफ्ट की तरफ होगा। तो ये क्या बनेगा, नॉर्थ, और ये क्या बनेगा, साउथ। अगर यही करंट नीचे की तरफ हो जाए ऐसे, तो आप ऑब्जर्व करेंगे जब अपने राइट हैंड को आप इस तरह रखेंगे कि फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में हो, तो जो थंब होगा वो राइट की तरफ जाएगा, यानी नॉर्थ यहां पर होगा और साउथ यहां पर होगा, ठीक है। अगर आप इस जुमले को समझ पा रहे हैं तो इस एग्जाम्पल पे वापस आ जाइए। जो रेड कॉइल है इसके अंदर इंडक्शन हो क्यों रही है, क्योंकि आप मैग्नेट को कॉइल के करीब ला रहे हैं। तो इंड्यूस करंट ये चाहेगा कि ये जो मैग्नेट मेरे करीब आ रहा है, ये मैग्नेट मेरे करीब ना आए, ये मैग्नेट मुझसे दूर जाए। तो उसे दूर ले जाने के लिए वो ये चाहेगा कि मेरी फील्ड का नॉर्थ यहां पे बने और साउथ यहां पे बने, ताकि नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या कर पाए, रिपेल कर पाए। और अगर ये कॉइल ये चाहता है कि नॉर्थ ऊपर की तरफ बने, तो आप एग्री करेंगे कि करंट की डायरेक्शन जो है ना वो कुछ ऐसी होनी चाहिए। क्यों? ताकि जब आप करंट अपनी फिंगर्स को इस करंट की डायरेक्शन के साथ अलाइन करेंगे तो जो थंब है वो अपवर्ड बनेगा, जो थंब है वो अपवर्ड बनेगा। बिल्कुल इसी केस को अगर मैं रिवर्स कर दूं, ये देखें, मैं इसके बराबर में ही ये काम करता हूं ताकि आप बात जो है वो समझ पाए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। अब मैंने जो चेंज प्रोड्यूस किया वो चेंज है कि अब जो मैग्नेट है उस मैग्नेट को मैं इस डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं। अगर आप मैग्नेट को कॉइल से अवे लेके जा रहे हैं तो अब इंडक्शन का कॉज क्या होगा, अब इंडक्शन का कॉज ये होगा कि फ्लक्स कम हो रहा है। फ्लक्स कम हो रहा है क्योंकि आप मैग्नेट को अवे लेके जा रहे हैं, फील्ड वीक हो रही है। इंड्यूस करंट ये चाहेगा कि वो इस मैग्नेट की फील्ड को कम ना होने दे, तो वो ये चाहेगा कि मैग्नेट दूर ना जाए बल्कि मैग्नेट करीब आए। तो वो ये चाहेगा कि इसका नॉर्थ यहां ना बने बल्कि इसका साउथ यहां पे बने। क्यों? ताकि जो रेड कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड है उसका साउथ मैग्नेट के नॉर्थ को अट्रैक्ट कर सके। तो अब जो करंट की डायरेक्शन है, आप एग्री करेंगे, वो डायरेक्शन यहाँ पे इन हो जाएगी और यहाँ से बाहर की तरफ जारी होगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को जो है वो समझ पा रहे हैं कि जो इंड्यूस करंट है वो अपने कॉज को जो है ना वो अपोज करता है। मेरा ख्याल है कि शायद साइमन के पास को बात जो है वो थोड़ी सी वाज़ेह हो रही है। अगर ना हो रही है कोई ऐसा इशू नहीं है, अभी हमें सेल्फ पढ़नी है, फिर हम नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग पढ़ेंगे, तो उसके बाद भी हम देख लेंगे अगर कोई बात। कितने बच्चों को ये रेड कॉइल वाली एग्जांपल जो है वो समझ में आ रही है, सब अपने हैंड रेज कर लेंगे, मुझे आइडिया हो जाएगा। चले, मेरे ख्याल से काफी बच्चों को समझ में आई। अगर किसी को कंफ्यूजन है, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप बाद में जो है वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। सिर्फ एक जुमला याद कर लें, इंड्यूस करंट अपोजेस द कॉज। ये याद ना करें कि वो करंट के सेम होगा, करंट के अपोजिट होगा, वो फील्ड से सेम होगा, फील्ड नहीं। आप सिर्फ एक जुमला याद करें
कि इंड्यूस करंट हमेशा अपने कॉज को अपोज करता है, जो भी इसका कॉज है। कॉइल की स्पीड बढ़ा है वो उसे कम करना चाहेगा, कॉइल की स्पीड कम कर रहा है वो उसे बढ़ाना चाहेगा, कॉइल को क्लॉकवाइज ले जाना चाह रहे हैं वो उसे एंटी क्लॉकवाइज ले जाना चाहेगा, मैग्नेट को अवे ले आना चाह रहे हैं वो मैग्नेट को करीब लाना चाहेगा, आप मैग्नेट को करीब ला रहे हैं वो अवे ले आना चाहेगा। सिर्फ अगर आप इसे ये याद कर लेंगे ना कि ऑलवेज अपोजिट द कॉज व्हिच हैज प्रोड्यूस्ड इट, तो मेरे ख्याल से जिंदगी जो है वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्शन को म्यूचुअल क्यों कहते थे? क्योंकि आपके पास ये इंडक्शन जो है वो दो कॉइल की वजह से थी। अब हम बात करेंगे किसकी? सेल्फ इंडक्शन की। अच्छा, जो सेल्फ इंडक्शन है वो सेल्फ क्यों है? वो सेल्फ इस वजह से क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉइल की वजह से, ठीक है। वो आपके पास सेल्फ क्यों है? क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही कॉइल होगा। तो आप जरा गौर से देखिएगा, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में आपके पास एक कॉइल है, लेट से वो कॉइल ये रहा। इस एक कॉइल को आपने डीसी सोर्स से कनेक्ट किया, तो अब आपको याद होगा कि डीसी से कनेक्ट कर रहे हैं तो रियोस्टेट भी कनेक्ट करना पड़ेगा। ये रियोस्टेट का सिंबल हो गया। एक करंट है जो इसके अंदर मूव करेगा, जो कहलाएगा क्या? आई। अब क्योंकि एक ही कॉइल है तो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी में कोई तफरीक नहीं है, लिहाजा मैं करंट को सिर्फ क्या लिखूंगा? आई लिखूंगा, ठीक है। मैं करंट को सिर्फ क्या लिखूंगा? आई लिखूंगा। इस करंट की वजह से करंट इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब अगर मैं आपसे कहूँ डायरेक्शन निकाल दें, तो मेरे ख्याल से आप में से हर बच्चा ये करेगा, सर डायरेक्शन होनी चाहिए नॉर्थ यहाँ पे और साउथ यहाँ पे। अगर मैं राइट हैंड ग्रिप रूल इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो जो फील्ड है वो फील्ड कुछ इस तरह की बनेगी। अगर मैं 3-4 लाइंस बना दूं ताकि बात जो है वो वाजे हो जाए। चलो, मैंने बिल्कुल ही यूनिफॉर्म फील्ड बना दी, फील्ड इस तरह की बनेगी। अब आपने क्या किया? आपने किया ये कि आपने रियोस्टेट को चेंज किया। रियोस्टेट को चेंज करने का मतलब है आप सर्किट की रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं। सर्किट की रेजिस्टेंस चेंज करने का मतलब होता है सर्किट का करंट चेंज होगा। जैसे ही आपने करंट को चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने का मतलब है फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज करने का मतलब है इंड्यूस करंट जो है वो जनरेट होगा, क्योंकि अब सब कुछ एक ही कॉइल के अंदर हो रहा है। तो ये जो इंडक्शन है, ये इंडक्शन आपके पास कहलाएगी क्या? सेल्फ इंडक्शन। क्योंकि सब कुछ आपके पास एक ही कॉइल में हुआ, तो ये सब कुछ आपके पास कहलाएगी क्या? सेल्फ इंडक्शन। जो इक्वेशंस आप यहाँ पर यूज करेंगे वो क्या होगी? इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ अ कॉइल। वहां पर आप क्या कहते थे? इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू रेट ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। या दूसरी स्टेटमेंट क्या थी? इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल। लेकिन जब आप सेल्फ की बात करेंगे तो अब यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी का चक्कर ही नहीं है, लिहाजा इक्वेशन बन जाएगी एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, या फिर एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। शायद आपको याद आ जाए, ये जो एल है ये हमारे पास कहलाता है क्या? सेल्फ इंडक्टेंस। ये आपके पास कहलाती है क्या? सेल्फ इंडक्टेंस। अब वो कुछ बच्चे परेशान हो, सही है सेल्फ इंडक्टेंस का सिंबल जो है वो एल ही क्यों है? तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जो इंडक्टर होता है, जैसे रेजिस्टेंस को आप आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपेसिटर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इंडक्टर है, सोलेनॉइड एक करंट कैरिंग कॉइल है जिसके अंदर इंडक्शन अगर हो रही होगी तो फिर आप इसी कॉइल को नाम दे देंगे इंडक्टर का। सर्किट एलिमेंट 3 होते हैं, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। यानी रेजिस्टेंस आपको पता है, कैपेसिटर आपको पता है, इंडक्टर इस करंट कैरिंग कॉइल या सोलेनॉइड को कहते हैं। इंडक्टर को एल से डिनोट किया जाता है, तो शायद इसी वजह से सेल्फ इंडक्टेंस को जो है वो एल कह देते हैं। कुछ एक आध जगह मैंने ये भी पढ़ा, क्योंकि म्यूचुअल जो है वो सेल्फ के बाद होगी, क्योंकि पहले तो कॉइल में सेल्फ हो जानी चाहिए। तो अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस एम है तो उससे पहले जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे तो वो एल है, वो सेल्फ इंडक्टेंस है। भारत दोनों इक्वेशन में एक अदद माइनस साइन मौजूद होगी अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, ठीक। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी कॉइल का करंट चेंज होगा उसके अंदर लाजमी तौर पे सेल्फ इंडक्शन हो जाएगी। और याद रखिएगा, सेल्फ इंडक्शन और इंडक्शन ऑपोजिट द कॉज व्हिच हैज प्रोड्यूस्ड इट। देखें, इस ऑपोजिट द कॉज टू प्रोड्यूस इट की मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। अगर आप जिस जगह पर बैठे हुए वहां पर कोई फैन मौजूद है, तो फैन के अंदर एक मोटर है। मोटर का मतलब उसके अंदर कॉइल्स हैं, वो कॉइल्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हैं, और उन कॉइल्स में करंट होता है जिसके वजह से मोटर रोटेट करती है, फैन के ब्लेड जो है वो रोटेट करते हैं।
अगर आज आप चाहते हैं कि आपका फैन जो है वो लेट से कम स्पीड पे चल रहा है और आप उसकी स्पीड को डबल करना चाहते हैं, तो एक आम ख्याल ये होगा कि सर अगर स्पीड को डबल करना है तो अगर मैं करंट लेट से आई था, स्पीड ओमेगा थी, अगर मैं करंट को 2i कर दूं तो स्पीड को क्या होना चाहिए, 2 ओमेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों? बिकॉज ऑफ सेल्फ इंडक्शन। थोड़ा सा इस तरीके से सोचिए, शायद मेरी बात जो है वो क्लियर हो जाए कि अगर करंट आई पर एंगुलर स्पीड ओमेगा थी, मैं चाहता हूं फैन की स्पीड डबल हो, तो आप कहेंगे सर करंट को डबल कर देता है। क्यों? वो याद है ना, आपने जो है वो ओमेगा बी एन ए जो है वो शायद आपके जहनों में हो, या बीना कॉज अल्फा आपके जहनों में हो, तो आप इस बात को जो है वो आसानी से रिलेट कर पाएंगे कि रोटेशन से और करंट में जो है वो क्या लिंक बन सकता है। फिलहाल आसान सी एग्जांपल है, आपके पास करंट आई था, स्पीड ओमेगा थी, अगर मैं करंट को डबल कर दूं तो स्पीड को डबल होना चाहिए, लेकिन होगी नहीं। क्यों? जब आपने फैन में मौजूद कॉइल के करंट को डबल किया तो आपने करंट को चेंज किया। अगर आपने करंट को चेंज किया तो उस कॉइल के अंदर होनी चाहिए सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन हमेशा अपने कॉज को अपोज करती है, लिहाजा वो करंट जिसको आप डबल करना चाहते थे, इंड्यूस करंट की वजह से वो बढ़ेगा जरूर, लेकिन वो डबल नहीं होगा, डबल से कम रहेगा। तो जो स्पीड होगी वो डबल नहीं होगी, डबल से कम रहेगी। ये सेल्फ इंडक्शन का आपको नुकसान समझ में आना चाहिए। इसी तरीके से अगर कोई ये चाहे कि सर फैन की स्पीड को हाफ करना, फैन की स्पीड को हाफ करने के लिए आपने कहा हम करंट को हाफ कर देते हैं, ठीक है, आपने कहा करंट के हाफ करेंगे तो स्पीड हाफ हो जाएगी, लेकिन अब होगा क्या? जैसे ही आपने करंट को हाफ किया, इंड्यूस करंट फौरन भाप लेगा कि आपने करंट को हाफ किया, तो वो अपनी डायरेक्शन को ऐसा बनाएगा कि वो करंट को हाफ नहीं होने देगा। नतीजा क्या निकलेगा कि जिस करंट को आप हाफ करके स्पीड को हाफ करना चाहते थे, अब करंट कम तो होगा लेकिन हाफ नहीं होगा, क्योंकि इंड्यूस करंट उस करंट को कम होने से रोकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मोटर्स हैं जिनमें वाइंडिंग हुई हुई है, वहां पर ये सेल्फ इंडक्शन आपके असल कॉज को, आपके असल ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं होने देगी, ठीक है। इस वजह से इस सेल्फ इंडक्शन को अवॉइड करना हम चाहते हैं, और इसको अवॉइड करने के लिए आप एक वाइंडिंग बनाते हैं जिसको आप नाम देते हैं क्या, नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग। वैसे फैन वाली एग्जांपल कितने बच्चों को जो है वो सेंस में कर रही है कि हाँ सर ऐसा होता तो होगा, वो अगर अपने हैंड रेस कर लें, क्योंकि अगर बच्चे क्लास में सामने बैठे हों तो हाँ पता चल जाता है, नजर आप लोग आते नहीं है, ठीक है। अगर 20-25 जो है वो समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि बाकी जो है वो अगर उन्हें कोई कंफ्यूजन है वो बाद में जो है वो बिल्कुल पूछ लें। तो अब हम क्या करते हैं, हम जो है वो एक वाइंडिंग बनाते हैं जिस वाइंडिंग को हमने नाम दे रखा है क्या, नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग। अब ये नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग बनी कैसे? नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग में आप क्या करेंगे, आप एक बहुत लंबा सा वायर लेंगे जैसे कि ये, इस वायर को आप डबल बैक कर देंगे। डबल बैक करने का मतलब है कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसा, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जो दूसरा सेगमेंट है इसका कलर चेंज कर देता हूँ, शायद आप जो है वो ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। ये एक ही वायर है, मैंने इसको जो है वो डबल बैक कर दिया। जैसे वो अगर आप में से किसी ने कभी किसी निडल के अंदर या सुई के अंदर वो धागा जो है वो प्रोया और आप उसे डबल कर देते हैं, एग्जैक्टली वही काम जो है वो मैंने यहाँ पर किया। अब मैं क्या करूंगा, इसका कॉइल बनाऊंगा। तो अब इसका कॉइल जो है वो कुछ ऐसा नजर आएगा। कोशिश करते हैं कि कॉइल ऐसा बन जाए कि आप जो है वो बात समझ पाए। कुछ सेकंड आप लोग सब्र करें ताकि बात जो है वो, ये कुछ ऐसा होगा।
अब आपको नजर आ रहा है ये कॉइल जो है वो डबल बैक हुआ हुआ है, और आपकी आसानी के लिए मैं एक काम करता हूँ, जो रेड वाला सेगमेंट है ना, उस रेड वाले सेगमेंट को हम थोड़ा सा जो है वो रेड से हाईलाइट कर दें ताकि आप जो है वो समझ पाए। अब आपके पास ये जो कॉइल है, इस कॉइल में आपको नजर ही आ रहा है कि करंट जो है वो एक एंड से एंटर होगा, पूरा घूमता हुआ एंड तक जाएगा, और जब घूमेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स। आप में से हर बच्चा एग्री करेगा सर हर जगह दो करंट होंगे, अगर एक इनटू दी बोर्ड है तो दूसरा आउट ऑफ दी बोर्ड है। कल टोरॉइड में भी ये बात बताई थी कि नेट फ्लो क्या बन जाता था, जीरो बन जाता था। यहां पर भी आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड का इंपैक्ट क्या बनेगा, जीरो बनेगा। लिहाजा इस वाइंडिंग के अंदर अब सेल्फ इंडक्शन नहीं होगी, क्योंकि जब आपने वायर को डबल बैक कर दिया तो हर टर्न के अंदर बेसिकली दोनों करंट मौजूद है, क्लॉकवाइज भी मौजूद है, एंटी क्लॉकवाइज भी मौजूद है। अगर इन है तो आउट है, अगर अप है तो डाउन है, अगर लेफ्ट है तो राइट है। टर्न में हर जगह पर जो है वो आपके पास दोनों करंट मौजूद होंगे। नेट करंट आपके पास क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। अगर आपके पास नेट करंट जो है वो जीरो बन जाएगा, क्यों, क्योंकि नेट मैग्नेटिक फील्ड, इनफैक्ट नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो बनेगी, तो आपके पास इस वाइंडिंग के अंदर कोई सेल्फ इंडक्शन नहीं होगी। यही वजह है कि मोटर्स वगैरह के अंदर जब कॉइल बनाया जाता होगा तो वो एक पीस ऑफ कॉपर वायर या एक पीस ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर से नहीं बनाते होंगे, वो आपके पास नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग होती होगी, जिससे आप सेल्फ इंडक्शन को रिमूव कर सकें। फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि अगर आज आप करंट की स्पीड को डबल करना चाहते हैं तो वाकई में आपने इस करंट को ही डबल करना होगा। अगर आप करंट रिड्यूस करना चाहते हैं स्पीड को हाफ, तो आपको करंट को ही जो है वो हाफ करना होगा। ठीक, तो आज हमने बात की किसकी, फ्राइडे लॉ का थोड़ा जिक्र किया, थोड़ा सा जिक्र हमने लेंसेज लॉ का किया कि वो अपनी डायरेक्शन को या कॉज को जो है वो कैसे अपोज करेगा। आपको म्यूचुअल इंडक्शन पता होनी चाहिए, आपको सेल्फ इंडक्शन पता होनी चाहिए। अच्छा, इस सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन को इस्तेमाल करके आपने जो है वो एक डिवाइस बनाई, जिस डिवाइस को हम नाम दिया करते थे किसका, ट्रांसफॉर्मर। डेफिनेटली हम टॉपिक पूरा जो है वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितनी बातें कर सकते हैं वो कर लें। ये डिवाइस आपके पास कहलाती है क्या, ट्रांसफॉर्मर। अब ट्रांसफॉर्मर की जरूरत क्यों है, अब तो खैर मैंने जोर से आपको पढ़ा दिया, आपको ये बात याद होगी कि करंट जितना ज्यादा होता है पावर लॉसेस जो है वो उतने ज्यादा हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि पावर लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। जो पावर लॉस है वो स्क्वायर ऑफ करंट के प्रोपोर्शनल होता है। फर्ज करें आपके पास एक ग्रिड स्टेशन है, ये वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो मैं इसको नाम दे देता हूं, ये मेरे पास पावर जनरेटर है। ये पावर जनरेटर जनरेट करता है लेट से 100,000 वॉट्स, या जिसको आप 1 लाख वॉट भी कह सकते हैं। अब ये 1 लाख वॉट जब जनरेट हुए तो लेट से वोल्टेज की वैल्यू थी 5000, और मेरे पास करंट की वैल्यू थी 20 एम्पियर। तो मेरे ख्याल से आप सब एग्री करेंगे, सब P इक्वल्स टू VI अप्लाई करेंगे, हमारे पास 1 लाख जो है वो आंसर आ जाना चाहिए। ठीक, अच्छा, इसको मैंने ट्रांसमिट करना है, कहां पर ट्रांसमिट करना है, इसको मैं ट्रांसमिट करना चाहता हूं कंज्यूमर एंड पर। कंज्यूमर एंड से मुराद आप लोग हैं, ये कंज्यूमर एंड है। अच्छा, कंज्यूमर एंड की प्रॉब्लम ये है कि कंज्यूमर पाकिस्तान में जो है वो सिर्फ 220 वोल्ट या 240 वोल्ट, ठीक है, उससे जो है वो इतने वोल्टेज की नीड है। ठीक है, टॉलरेंस होती है। टॉलरेंस का मतलब ये है कि अगर आपको आज 240 वोल्ट चाहिए तो अगर 220 भी आ जाए, 210 भी आ जाए, काम चलेगा। 250, 260, 270 आ जाए, काम चलेगा। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए, 300, 350, 400 वोल्ट, तो आपके घर की तमाम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को जो है वो जल जाना है। ठीक, तो अब हमें पावर ट्रांसमिट करवानी है। पावर ट्रांसमिट करने के लिए केबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो ये केबल हो गया, ये वो केबल है जो पावर ट्रांसमिशन में इस्तेमाल किया जाएगा। अब अगर मैं पावर को एज इट इज ट्रांसमिट कर दूं कि मेरे पास वोल्टेज 5000 है, करंट 20 है, तो अब एक मसला नजर आता है, क्योंकि करंट 20 एम्पेयर बहुत ज्यादा करंट है। ठीक, और जो पावर लॉस है वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो मैं आपको दो मॉडल्स बता सकता हूं, आप या तो इसे ट्रांसफर करें इस तरह के वोल्टेज हो मेरे पास
1 लाख वोल्ट और करंट हो 1 एम्पियर, या वोल्टेज हो लेट से, मैंने जो है वो इस बात का ख्याल रखा कि हमें जो है वो 240 वोल्ट चाहिए, तो एक काम करते हैं, आसानी के लिए आसान वैल्यू ले लेते हैं, लेट से मुझे 200 वोल्ट चाहिए, तो आपने कहा वी को हम 200 बना दें और करंट को जो है वो मेरा ख्याल है 500 बना दें। ठीक है, अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपके पास जो है वो 1 लाख जो है वो बिल्कुल आंसर आ जाएगा। इन दोनों में से जो पहला मेथड है वो हमारे लिए ज्यादा फिजिबल है। क्यों? क्योंकि पहले मेथड के अंदर आपके पास जो करंट है वो बहुत कम है। कम करंट का मतलब है पावर लॉसेस कम होंगे, लेकिन करंट को कम करने के लिए वोल्टेज को बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। ऐसे केबल को आप नाम देते थे किसका? हाई टेंशन केबल। आप ऐसे वायर को नाम देते थे किसका? हाई टेंशन केबल का। हाई टेंशन केबल या हाई टेंशन वायर, उस वायर को या उस केबल को कहा जाता है जिसके ऊपर वोल्टेज बहुत ज्यादा होगा और आपके पास करंट की वैल्यू जो है वो बहुत कम होगी। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जो आपके पास पावर लॉस होगा उसको आपने मिनिमाइज कर दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? आपने तो 5000 वोल्ट जनरेट किए थे, आप चाहते क्या है कि वो 1 लाख बन जाए, तो आपको एक डिवाइस चाहिए जो कम वोल्टेज को ज्यादा बना दे। ऐसी वोल्ट डिवाइस जो कम वोल्टेज को ज्यादा बना दे उसे हम नाम देते हैं क्या? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। उसको हम नाम देते हैं किसका? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कम वोल्टेज को, अगर उसे कम वोल्टेज इनपुट देंगे तो आपको आउटपुट जो है वो ज्यादा देगा। ये तो आपने बात कर ली पावर जनरेटर्स की कि जहां पर पावर जनरेट हुई, ठीक। लेकिन कंज्यूमर एंड पर आप देखें तो कंज्यूमर के लिए तो मैंने कहा कि अगर उसके घर में 300 वोल्ट या 350 वोल्ट भी आ जाएंगे, सारी अप्लायंसेस जल जाएंगी। 1 लाख वोल्ट में तो आप ये समझे कि वो घर ही पूरा जो है वो खाकस्तर हो जाना है, यानी मिट्टी का ढेर बन जाना है। तो अब क्या करेंगे हम इस 1 लाख वोल्ट को कम करेंगे और 200, 220, 240 जो भी हमारी नीड है हम वहां लाएंगे। तो एक और ट्रांसफार्मर हमने बनाया जिसको हम नाम देते थे किसका? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा? उसका इनपुट वोल्टेज कम होगा, उसका आउटपुट वोल्टेज जो है वो ज्यादा होगा। ठीक, अब ये बनते कैसे हैं, ये कंस्ट्रक्शन वर्किंग सब हमने देखनी है। लेकिन इससे पहले कि हम यहाँ पर जो है वो आगे बढ़े कि आपने जो है वो ट्रांसफार्मर को जो है वो स्टेप अप कैसे बनाया, आपने ट्रांसफार्मर को जो है वो स्टेप डाउन कैसे बनाया, उससे पहले बात एक छोटी सी बात, क्योंकि मैंने अभी इंडक्शन में एक बात बताई कि हमारे पास अगर आप डीसी सोर्स इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है वो रियोस्टेट कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इस तरह का एमसीक्यू आपसे जो है वो पूछा जा सकता है कि अगर मेरे पास एक सोलेनॉइड है और मैं उससे एक डीसी वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा? इंडक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंडक्शन हो सकती है? जी, अगर कोई बच्चा जो है वो इस सवाल का जवाब देना चाहे तो आप अपनी राय का जो है वो जाहिर कर सकते हैं। अगर मैं करंट एक कॉइल को, एक सोलेनॉइड को एक डीसी सोर्स से कनेक्ट करूं और रियोस्टेट इस्तेमाल ना करूं तो क्या इंडक्शन खत्म नहीं होगी, यानी बिल्कुल भी नहीं हो सकती? या इंडक्शन की कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है? हाँ कि सर ऐसे इंडक्शन हो सकती है बगैर रियोस्टेट के भी। अगर कोई बच्चा, साइमन बताना चाह रहा है। जी साइमन। सर तब होगी जब इनिशियल 0 से जो है वो मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहा होगा करंट। ठीक है, यानी मैं और उसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है? क्योंकि ये सही है, मैं इसको थोड़ा और वाज़ेह कर दूंगा। चले, मैं इस बात की जो है वो वजाहत कर दूं। देखिए साइमन और ये सर कहते हैं, जब नहीं साइमन, अब वो आपको जुमले से पहले जो है वो मैंने आपको म्यूट कर दिया, लेकिन मैं आपकी बात समझ गया। आप बता रहे होंगे कि जब करंट मैक्सिमम से वापस क्या बनेगा? मिनिमम। देखिए जब सर्किट में डीसी सप्लाई इस्तेमाल होगी तो इंडक्शन दो मौकों पर होगी। एक मौका होगा जब आप सोर्स को कनेक्ट करेंगे क्योंकि करंट 0 से शूट करेगा पीक पे, और एक मौका होगा जब आप वोल्टेज सोर्स को डिसकनेक्ट करेंगे क्योंकि करंट ड्रॉप होगा मैक्सिमम से 0। तो सवाल अगर इस हवाले से पूछा जाए तो सवाल पढ़िएगा गौर से कि किसी भी सोलेनॉइड के अंदर आपके पास इंडक्शन करवाने की दो जो है वो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आप डीसी इस्तेमाल कर रहे हैं और आप रियोस्टेट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जब वो सर्किट में कनेक्ट होगा और जब वो सर्किट से डिसकनेक्ट होगा।
आप तब इंडक्शन करवा सकते हैं। ऑल्टरनेटिंग में क्या है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग जो है वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को जो है वो वेरी कर रहा है, क्योंकि आपको याद है कि ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो पल्सेटिंग करंट है, फ्लक्चुएटिंग करंट है, वो अपने आप को चेंज कर रहा है, लिहाजा कॉन्स्टेंटली जो है वो इंडक्शन करता रहेगा। अगर ये वाली बात वाजे है तो वापस ट्रांसफार्मर में आ जाए। अब ये ट्रांसफार्मर बना कैसे? आपने एक फ्रेम लिया, ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम की खास बात यह है कि ये एक ऐसे मटेरियल से बना है जो मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल का क्या मतलब है कि इसके अंदर से जो है वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो गुजरना चाहती है। अब आप क्या करें, अच्छा मेरा ख्याल है कि शायद आप मुझे सुन नहीं पा रहे, आपको सिर्फ 1 मिनट वेट करना पड़ेगा।
अगर एक दफा आप जल्दी से वेरीफाई कर दें कि अब आप मुझे सुन पा रहे हैं, कोई भी एक बच्चा। जी आयशा शकील। यस सर, अब ओके है। अच्छा ये बता दें आखिरी जुमला क्या सुना? सर आखिरी जुमला यही तो याद नहीं, क्योंकि आप बहुत पहले जो ना वो कट रहे थे, आपके पास बहुत कट रही थी, फिर सही हुई है, मतलब फिर म्यूट हो गई थी। अच्छा ठीक। तो अगर ऐसा है तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। वैसे भी टाइम जो है वो ऑलमोस्ट पूरा हो गया। तो मैं अगली क्लास जो है वो जो ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन आपको नजर आ रही है, मेरा ख्याल है क्या आपने ये वाली बात सुन ली थी जो मैं बल्कि वो तो आपने किसी ने जवाब दिया था कि डीसी सोर्स के साथ कब करंट इंडक्शन जो है वो पॉसिबल है। जो हमारी अगली क्लास होगी वो मैं ट्रांसफार्मर की इस कंस्ट्रक्शन से ही स्टार्ट करूंगा, लेकिन जो कुछ बताया था एक दफा जल्दी से समराइज कर दूं। देखिए ट्रांसफार्मर में आपने कोर कंसिडर किया हुआ है जो ब्लू कलर से फ्रेम बना हुआ है, उसके ऊपर एक वाइंडिंग है ब्लू कलर की जो कहलाती है प्राइमरी वाइंडिंग या प्राइमरी कॉइल। इसको जो ईएमएफ आप इनपुट देंगे वो कहलाएगा ईपी, यहाँ पर जो करंट होगा वो कहलाएगा आईपी। और याद रखिएगा ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी कॉइल का मतलब हुआ करता है क्या? इनपुट। ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी कॉइल का मतलब हुआ करता है क्या? इनपुट। फिर जो एक दूसरी वाइंडिंग है जिसको मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है, ये आपके पास कहलाता है सेकेंडरी कॉइल, जहां पे आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। लिहाजा सेकेंडरी से मुराद हमारी यहां पर क्या होगी? आउटपुट। जो सेकेंडरी वोल्टेज आपको मिलने वाला है वो कहलाएगा ईएस, जो करंट होगा वो कहलाएगा आईएस। फिर मैंने वो कोर के अंदर कुछ ग्रीन कलर की लाइंस बनाई हुई हैं। वो ग्रीन कलर्स की लाइन जो है वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की जो है वो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक, ये वो बात थी जो आपको बता दी। हमारी जब कल क्लास शुरू होगी तो हम वो यहीं से शुरू करेंगे ट्रांसफार्मर से। यानी इसका मतलब इस चैप्टर में हमें बात करनी होगी ट्रांसफार्मर की, और इसके बाद अब 2-3 छोटे छोटे टॉपिक रह गए। कोशिश करेंगे कल ज्यादातर काम इसका थ्योरी का वाइंड अप कर दें, क्योंकि इस चैप्टर में जो है वो न्यूमेरिकल्स भी हैं जो हमें डेफिनेटली जो है वो सॉल्व करने होंगे। अगर किसी के ध्यान में कोई क्विक क्वेश्चन है अब आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल रिज्यूम फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट क्लास। जी हसन। सर क्वेश्चन तो नहीं है, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की हेडिंग्स गलत डल गई हैं। स्टेप अप की और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, बताया सही था जी। असल में जो लेफ्ट वाला एरो था ना वो सिर्फ वी इन के लिए था। अब अगर आप दोबारा देखें तो शायद सही हो जाए। स्टेप अप का मतलब है इनपुट वोल्टेज कम है और आउटपुट वोल्टेज ज्यादा है, और स्टेप डाउन का मतलब है कि अगर आपके पास इनपुट वोल्टेज ज्यादा होगा तो आउटपुट वोल्टेज कम होगा। सही है जी। ठीक। चले हाँ, फिर हम जो है वो इंशाल्लाह अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अपनी अगली क्लास में। टॉपिक मैंने आपको बता दिया, कोशिश करिएगा कि अगर कुछ घर में बैठ के जो है वो रिव्यू करना चाहें थोड़ा सा तो पढ़ लीजिएगा। अगली क्लास में टॉपिक हमारा होगा, हम ट्रांसफार्मर कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा हमें एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, मोटर, इन चीजों का जो है वो जिक्र करना है। तो होपफुली जो कल क्लास होगी वेडनेसडे को हम चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि एक क्लास मुझे कम से कम इसके न्यूमेरिकल जो है वो कराने के लिए डेफिनेटली लगेगी। फिर उसके बाद जो हमें करना होगा हम देखते रहेंगे। सो आई विल रिज्यूम फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट क्लास नाउ।